भारत के संविधान एवं लक्ष्मीकांत 1858 का भारत शासन अधिनियम। इस महत्वपूर्ण कानून का निर्माण 1857 की क्रांति के बाद हुआ। इसे भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम कहा जाता है। अधिनियम की विशेषताएं: इसके तहत भारत का शासन सती महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। इस अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोर्ट समाप्त कर शासन में वैध प्रणाली समाप्त कर दी। एक नए पद भारत के राज्य सचिव का सृजन किया। इसने वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल की संस्तुति के अध्यक्ष जारी करने के लिए अधिकृत किया। 1892 के अधिनियम की विशेषताओं के लिए एक नए पद भारत के राज्य सचिव का सृजन किया। भारत राज्य सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया। इस कानून के तहत भारत राज्य सचिव की परिषद का गठन किया गया, जो एक निगमित निकाय थी और जिसे भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार था। 1858 के कानून का प्रमुख उद्देश्य प्रशासनिक मशीनरी में सुधार था, जिसके माध्यम से इंग्लैंड में भारतीय सरकार का अधीक्षण और उसका नियंत्रण हो सकता था। 1861, 1892 और 1909 के भारत परिषद अधिनियम। 1861 के भारत परिषद अधिनियम, इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। इस प्रकार वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, बनारस के राजा, टियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। इस अधिनियम ने मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियाँ पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की। रेगुलेटिंग एकता के केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को उलट दिया गया। इस विधायी विकास की नीति के कारण 1937 तक प्रांतों को संपूर्ण आंतरिक स्वायत्तता हासिल हो गई। बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में क्रमशः 1862, 1866 और 1897 में विधान परिषदों का गठन हुआ। इसने वायसराय को परिषद में कार्य संचालन के लिए अधिक नियम और आदेश बनाने की शक्तियाँ प्रदान की। इसने लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को भी मान्यता दी। इसके अंतर्गत वायसराय की परिषद का एक सदस्य एक या अधिक सरकारी विभागों का प्रभारी बनाया जा सकता था। इसने वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल की संस्तुति के अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया। ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 माह होती थी। 1892 के अधिनियम की विशेषताएं: इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। हालांकि बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहता था। इसने विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि करने, बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया। इसमें केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय की शक्ति का प्रावधान था। 1909 के अधिनियम की विशेषताएं: पार्लियामेंट्री सुधार। इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफ़ी वृद्धि की। केंद्रीय परिषद में इनकी संख्या 16 से 60 हो गई। प्रांतीय विधान परिषदों में इनकी संख्या एक समान नहीं थी। दूसरा, इसने केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा, लेकिन प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की बहुमत को अनुमति थी। इसने दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के चर्चा कार्य का दायरा बढ़ाया। उदाहरण के तौर पर अनुपूरक प्रश्न पूछना, बजट पर संकल्प रखना आदि। इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया। इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिक को वैधानिक प्रदान की और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना गया। इसने प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान भी किया। भारत शासन अधिनियम 1919 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया कि उसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। क्रमिक रूप से 1909 में भारत शासन अधिनियम बनाया गया, जो 1921 से लागू हुआ। इस कानून को मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। मॉन्टेग भारत के राज्य सचिव थे, जबकि चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय। अधिनियम की विशेषताएं: केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान कर एवं उन्हें पृथक कर राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम किया गया। इसने प्रांतीय विषयों को पुनः 2 भागों में विभक्त किया, हस्तांतरित और आरक्षित। हस्तांतरित विषय पर गवर्नर का शासन होता था,
और इस कार्य में वह उन मंत्रियों की सहायता लेता था जो विधान परिषदों के प्रति उत्तरदायी थे। दूसरी ओर आरक्षित विषय पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। शासन इस दोहरी व्यवस्था को वैध शासन व्यवस्था कहा गया। यूनानी शब्द डार्क या आर्की से उत्पन्न हुई। हालांकि यह व्यवस्था काफ़ी हद तक असफल ही रही। इस अधिनियम ने पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की। इस प्रकार भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था यानी राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया गया। दोनों सदनों के बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया गया। इसके अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया। इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीयों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूनानियों के लिए पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया। इस कानून ने संपूर्ण कर व्यवस्था इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया। इस कानून ने संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया। इस कानून ने लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया और अब तक भारत सचिव द्वारा किए जा रहे कुछ कार्यों को उच्चायुक्त को स्थानांतरित कर दिया। इसने एक लोक सेवा आयोग का गठन किया। अतः 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इसने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया और राज्य के विधान परिषद को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत कर दिया। इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया जिसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। साइमन आयोग। ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1927 में यानी निर्धारित समय से 2 वर्ष पूर्व ही नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए सर जॉर्ज साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग के गठन की घोषणा की। आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश थे, इसलिए सभी दलों ने इसका बहिष्कार किया। आयोग ने 1930 में अपनी रिपोर्ट देश की तथा द्वैध शासन प्रणाली, राज्यों में सरकार का विस्तार, ब्रिटिश भारत के संघ की स्थापना एवं सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखने आदि की सिफारिश की। आयोग के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों के साथ 3 गोलमेज सम्मेलन किए। इन सम्मेलनों में हुए चर्चा के आधार पर संवैधानिक सुधारों पर एक श्वेत पत्र तैयार किया गया जिसे विचार के लिए ब्रिटिश संसद की संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष रखा गया। इस समिति की सिफारिश को कुछ संशोधनों के साथ भारत परिषद अधिनियम 1935 में शामिल कर दिया गया। सांप्रदायिक अवार्ड। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने अगस्त 1932 में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर एक योजना की घोषणा की। इसे कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक अवार्ड के नाम से जाना गया। अवार्ड में न सिर्फ मुस्लिम, सिखों, ईसाइयों, यूरोपियों और आंग्ल भारतीयों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था का विस्तार किया बल्कि इसे दलित के लिए भी विस्तारित कर दिया गया। दलितों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था से गांधी बहुत व्यथित थे और उन्होंने अवार्ड में संशोधन के लिए पुणे की जरवदा जेल में अनशन प्रारंभ कर दिया। अंततः कांग्रेस नेताओं और दलित नेताओं के बीच एक समझौता हुआ जिसे पुणे समझौता के नाम से भी जाना गया। इसमें संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था को बनाए रखा गया और दलितों के लिए स्थान भी आरक्षित कर दिए गए। भारत शासन अधिनियम 1935। यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ। यह एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज था जिसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियाँ थीं। विशेषताएं। पहला, इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जिसमें राज्य और रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया। अधिनियम में केंद्र और इकाइयों के बीच 3 सूचियाँ, संघीय सूची 62 विषय, राज्य सूची 54 विषय और समवर्ती सूची 36 विषय के आधार पर शक्तियों का बंटवारा कर दिया। अवशिष्ट शक्तियाँ वायसराय को दे दी गई। हालांकि यह संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आई क्योंकि देशी रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। दूसरा, इसने द्वैत प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था समाप्त कर दी तथा प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ किया। राज्य को अपने दायरे में रहकर स्वायत्त तरीके से पृथक क्षेत्रों में शासन का अधिकार दिया गया।
यह व्यवस्था 1937 में शुरू की गई और 1939 में इसे समाप्त कर दिया गया। इसके अतिरिक्त अधिनियम ने राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की, यानी गवर्नर को राज्य विधान परिषदों के लिए उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर काम करना आवश्यक था। इसने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली का शुभारंभ किया। परिणामतः संघीय विषय को स्थानांतरित और आरक्षित विषय में विभक्त करना पड़ा, हालांकि यह प्रावधान कभी लागू नहीं हो सका। इसने 11 राज्यों में 6 में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की। इस प्रकार बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम में द्विसदनीय विधान परिषद और विधानसभा बन गए, हालांकि इन पर कई प्रकार के प्रतिबंध थे। इसने दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था का सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का विस्तार किया। इसने भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया। इंग्लैंड में भारत सचिव को सलाहकारों की टीम मिल गई। इसने मताधिकार का विस्तार किया। लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार मिल गया। इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। इसने न केवल संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की, बल्कि प्रांतीय सेवा आयोग और दो या अधिक राज्यों के संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना भी की। इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। इसके बाद सत्ता उत्तरदायी भारतीय हाथों में सौंप दी जाएगी। इस घोषणा पर मुस्लिम लीग ने आंदोलन किया और भारत के विभाजन की बात कही। 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने फिर स्पष्ट किया कि 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। उसी दिन 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की। इसे माउंटबेटन योजना कहा गया। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनाकर उसे लागू कर दिया गया। विशेषताएं: इसने भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को इसे स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया। इसने भारत का विभाजन कर 2 स्वतंत्र डोमिनियनों संप्रभु राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का सृजन किया। इन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी। इसने वायसराय के पद समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल का पद सृजन किया। इसकी नियुक्ति नए राष्ट्र की कैबिनेट की सिफारिश पर ब्रिटेन के ताज को करनी थी। इन पर ब्रिटेन की सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता था। इसने दोनों डोमिनियन राज्य संविधान सभाओं को अपने देशों का संविधान बनाने और उसके लिए किसी भी देश के संविधान को अपनाने की शक्ति दी। सभाओं को यह भी शक्ति दी थी कि वे किसी भी ब्रिटिश कानून को समाप्त करने के लिए कानून बना सकती थी, यहाँ तक कि उन्हें स्वतंत्र अधिनियम को भी निरस्त करने का अधिकार था। इसने दोनों डोमिनियन राज्यों की संविधान सभाओं को यह शक्ति प्रदान की कि वे नए संविधान का निर्माण एवं कार्यान्वित होने तक अपने अपने संबंधित क्षेत्र के लिए विधानसभा बना सकती थी। 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद में पारित हुआ कोई भी अधिनियम दोनों डोमिनियनों पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि दोनों डोमिनियन इस कानून को मानने के लिए कानून नहीं बना लेता। इस कानून ने ब्रिटेन में भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया। इसकी सभी शक्तियाँ राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को स्थानांतरित कर दी गई। इसने 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति की भी घोषणा की। इसके साथ ही आदिवासी क्षेत्र समझौता संबंधों पर ब्रिटिश हस्तक्षेप समाप्त हो गया। इसने भारतीय रियासतों को यह स्वतंत्रता दी कि वे चाहे तो भारत डोमिनियन या पाकिस्तान डोमिनियन के साथ मिल सकती हैं या स्वतंत्र रह सकती हैं। इस अधिनियम में नए संविधान बनने तक प्रत्येक डोमिनियन में शासन संचालित करने एवं भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत उनकी प्रांतीय सभाओं में सरकार चलाने की व्यवस्था की। हालांकि दोनों डोमिनियन राज्यों को इस कानून में सुधार करने का अधिकार था। इसने ब्रिटिश शासकों को विधेयक पर मताधिकार और उन्हें स्वीकृत करने के अधिकार से वंचित कर दिया, लेकिन ब्रिटिश शासक के नाम पर गवर्नर जनरल को किसी भी विधेयक को स्वीकार करने का अधिकार प्राप्त था। इसके अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल एवं प्रांतीय गवर्नरों को राज्य का संवैधानिक प्रमुख नियुक्त किया गया। इन्हें सभी मामलों पर राज्य की मंत्रिपरिषद के परामर्श पर कार्य करना होता था। इसने शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया।
इसने भारत के राज्य सचिव द्वारा सिविल सेवा में नियुक्तियां करने और पदों में आरक्षण करने की प्रणाली समाप्त कर दी। 15 अगस्त 1947 से पूर्व के सिविल सेवा कर्मचारियों को वही सुविधाएं मिलती रही जो उन्हें पहले से प्राप्त थी। 14 से 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया और समस्त शक्तियाँ दो नए स्वतंत्र डोमिनियनों भारत और पाकिस्तान को स्थानांतरित कर दी गई। लॉर्ड माउंटबेटन नए डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। 1946 में बनी संविधान सभा को स्वतंत्र भारतीय डोमिनियन की संसद के रूप में स्वीकार कर लिया गया। अंतरिम सरकार 1946 में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रमंडल संबंधी विदेश मामला, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री, राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि, जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक, जगजीवन राम श्रम, सरदार बलदेव सिंह रक्षा, भाभा कार्य खान एवं ऊर्जा, लियाकत अली खान वित्त, अब्दुल रब निस्तार डाक एवं वायु, श्री राजगोपालाचारी शिक्षा एवं कला, आई चुंद्रीगर वाणिज्य, जफर अली खान स्वास्थ्य, जोगेंद्र नाथ मंडल विधि। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बन गया। प्रधानमंत्री राष्ट्रमंडल और विदेश मामले के, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण वही, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद शिक्षा, इसमें बदला शिक्षा। जान मथाई उसमें रेलवे एवं परिवहन, षणमुगम शेट्टी को वित्त, इसमें वित्त किसका था? लियाकत अली खान का था। B.R. अम्बेडकर को विधि, इसमें जोगेंद्र नाथ मंडल की विधि था। सरदार बलदेव सिंह को रक्षा, इसमें रक्षा दिया है सरदार बलदेव सिंह का ही है। राजकुमारी अमृतकर स्वास्थ्य, रफ़ी अहमद किदवई संचार, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति, V.N. गाडगिल कार्य खान एवं ऊर्जा।